क्वेश्चन लिखिए आप, शेयर्स इशूड 40,000 at the rate 10, application receive 40,000 शेयर्स। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। अब एक स्टूडेंट कहता है सर आपने इसमें ये तो बताया नहीं कि एप्लीकेशन मनी कितनी है, अलॉटमेंट मनी कितनी है, फर्स्ट कॉल कितनी है, फाइनल कॉल कितनी है। तो मैंने स्टूडेंट्स को ये बोला कि बेटा इस क्वेश्चन के अंदर कंपनी इंस्टॉलमेंट में पैसा नहीं मांग रही, कंपनी कह रही है कि पूरे 10 के 10 रुपए इकट्ठे चाहिए, यानी कि एप्लीकेशन के साथ ही। तो क्या मैं इसको ये बोलूंगा कि ये क्वेश्चन इंस्टॉलमेंट का है? नो सर। नो सर। इश्यू ऑफ शेयर इन फुल कंसेप्ट। कभी कभी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं सीधा डायरेक्ट, हालांकि आप समझते होंगे 1 मार्क या 3 मार्क्स में आते हैं। तो चलो इसका जरा सॉल्यूशन लिखते हैं, कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। आप सब जानते हैं पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ये स्टाइल है कि आप इसी को एप्लीकेशन मान लो और इसी को अलॉटमेंट मांग लो। तो बताओ कितने शेयर हमारे पास हैं? 40,000 एप्लीकेशन, और 10 रुपए पूरे हमें जमा कराने हैं। तो इसको मल्टीप्लाई करो तो ये अमाउंट आता 4 है लाख। 4 लाख रुपीस। अगली एंट्री करो, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख रुपीस। बात खत्म। इजी है, इसलिए कोई टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये 1 या 3 मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं। किसी को इसमें डाउट है? नो सर। क्वेश्चन नंबर 2 लिखो आप, शेयर्स इशूड 30,000 at the rate 10, application receive 50,000 शेयर्स। बताओ इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन, ज्यादा एप्लीकेशन आ गई। तो ये बताओ बेटे, ज्यादा एप्लीकेशन आ जाए तो आपने क्या पढ़ा है? सर जो एक्सेस है उसे एडजस्ट कर दो। बिल्कुल ठीक पढ़ा है आपने। लेकिन बेटे एक बात बताओ कि वो एडजस्ट हम कहां करते हैं? एप्लीकेशन। अलॉटमेंट। यहां आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि अलॉटमेंट नाम की कोई चीज है? नो सर। यहां तो सारा No, पैसा sir. इकट्ठे देना, एडजस्ट कहां करोगे आप? इसलिए ध्यान से समझो, यहां पर एडजस्ट करने की पावर ही नहीं है हमारे पास। तो यहां सीधा रूल है कि जो फालतू एप्लीकेशन आएंगे उनका पैसा वापस करना पड़ेगा। यहां अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर ही नहीं सकते। बड़ी छोटी सी बात पढ़ा रहा हूं। तो चलिए इसके सॉल्यूशन की एंट्री लिखिए। पहली, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 50,000 शेयर की एप्लीकेशन आई है, 10 रुपए की एक है, तो ये 5 लाख रुपए अमाउंट बनता है। नेक्स्ट, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अब यहां पर अमाउंट 5 लाख रुपीस, यहां पर अमाउंट 3 लाख रुपीस, यहां पर अमाउंट 2 लाख रुपीस। क्या कोई स्टूडेंट डिटेल जानना चाहेगा ये अमाउंट मैंने कैसे फिल किया? इजी क्वेश्चन है, इसी को बोलते हैं टाइप 1। सर आसान है। कि 10 रुपए का शेयर हमने 10 रुपए में ही इशू करना है। यहां पर एडजस्ट करने की पावर नहीं होती हमारे पास, क्योंकि यहां एप्लीकेशन अलग होती है, अलॉटमेंट होती है, तो बात अलग होती है। पर सब कुछ यहां एक साथ देना है। एनी कंफ्यूजन? नो सर। क्वेश्चन नंबर 3, शेयर्स इशूड 20,000 at the rate 10 at 40% premium. Application received for 25,000 shares. चलिए
इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ ही गया होगा। एक बार आप ट्राई करो जरा, इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी। मैं कर रहा हूं, मैं किसी से पूछ नहीं रहा, आप भी लिखिए, मैं भी लिखूंगा, और आप बस ये देखना कि आपकी जर्नल एंट्री मेरी जर्नल एंट्री से मैच करती है या नहीं। लिखिए बेटा। आई देखिए, आपने जो पहली जर्नल एंट्री की होगी, बैंक अकाउंट डेबिट। जिस बच्चे का स्पीकर थोड़ा ऑन है उसका शोर में अपना स्पीकर ऑफ कर लो बेटा। अर्चित अपना माइक बंद कर दे। अर्चित माइक ऑफ कर लो बेटा। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। आप वैसे सब बैकग्राउंड जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक्सप्लेन कर दूं। एक शेयर 10 रुपए का है, लेकिन कंपनी 14% प्रीमियम पे दे रही है। इसका मतलब हमें 14 रुपीज देने हैं, तो 25,000 शेयर है। बैंक में पैसा 14 रुपीज के हिसाब से आएगा। 25,000 को 14 से मल्टीप्लाई करके 3.5 लाख है 3.5 लाख 3,50,000। तो पहला अमाउंट देखिए, किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। जितने से ये क्रेडिट होता है उतने से ही इसको डेबिट करना जरूरी होता है। तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 3,50,000। लेकिन कैपिटल में मैं जानता हूं, कैपिटल में उतने ही शेयर का पैसा ट्रांसफर कर सकता हूं जितने शेयर मैंने इशू किए हैं। और ये बात अब आपके लिए बहुत नॉर्मल सी बात है। इंटू 10, तो 2 लाख रुपए आपने शेयर कैपिटल में डाले। जितने शेयर का पैसा आप कैपिटल में डालते हो उतने ही शेयर का पैसा आप सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में डाल सकते हो। तो 20,000 शेयर का ही पैसा 4 रुपए के हिसाब से 80,000 रुपए मैंने प्रीमियम में डाल दिया। अब यहां पर एडजस्ट तो हो नहीं सकता क्योंकि सारा पैसा आ गया। तो जो फालतू शेयर मेरे पास आए हैं 5,000, उनका पूरा पैसा मुझे वापस करना पड़ेगा। 5,000 इंटू 14, ये अमाउंट आएगा 70,000 रुपीज। देखो जरा, किसी स्टूडेंट को मेरे एक्सप्लेनेशन देने के बाद भी अगर कोई डाउट है तो पूछ सकता है। क्लियर है सर। क्या मैं किसी एक ही बच्चे को पढ़ा रहा हूं? क्लियर सर। क्लियर है सर। क्लियर है सर। तो ध्यान से सुनो, इसको बोलते हैं इश्यू ऑफ शेयर्स इन फुल कंसिडरेशन। और आपने देखा होगा कि इस टॉपिक को पढ़ाने में मुझे कुछ ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, क्योंकि ठीक है इसमें होता ही कुछ नहीं है, 2 एंट्री में गेम खत्म हो जाता है इसके अंदर। तो फिर भी कोई स्टूडेंट अगर डाउट कह रहा है तो अभी भी उससे बात की जा सकती है, वरना मैं नेक्स्ट टाइप पे चला जाऊंगा। चलिए, कोई नहीं बोल रहा, फिर से रिवीजन कर लेते हैं। हम चैप्टर पढ़ रहे थे इशू ऑफ शेयर्स। इशू ऑफ शेयर में मैंने ये कहा था कि 4 टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं। पहला, एक शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपए है तो कंपनी इकट्ठा पैसे मांगती है। दिस इज कॉल्ड इशू ऑफ शेयर इन फुल कंसिडरेशन। 10 के 10 रुपए इकट्ठे चाहिए। जो आपने अभी ये न्यूमेरिकल किए हैं ये टाइप 1 के ही थे। टाइप 2, इशू ऑफ शेयर इन इंस्टॉलमेंट। इंस्टॉलमेंट में कंपनी 10 रुपए इकट्ठा नहीं मांगती, एप्लीकेशन पे कुछ मांगती है, अलॉटमेंट पे कुछ मांगती है,
फर्स्ट कॉल पे कुछ मांगती है, फाइनल कॉल पे कुछ मांगती है। अब ये भी हमने देखा और देखा कि 90% चैप्टर को यही अकेला टाइप कवर कर लेता है, बाकी 10% में ये सब आते हैं। उसके बाद लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश कंसिडरेशन। अदर देन कैश कंसिडरेशन में याशिका दुरेजा ने सबसे पहले अपना सॉल्यूशन करके भेजा था और अच्छा लगा मुझे काफी कि उसने एक्टिव हुई वो लड़की और उसने उसको किया सॉल्व। उसके बाद और भी बच्चों ने एक्टिवनेस दिखाई तो मुझे थोड़ा अच्छा लगा था कि बच्चे कर रहे हैं और आपने एक अच्छा खासा टॉपिक प्रिपेयर कर लिया। और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि यही सेम टॉपिक डिवेंचर के चैप्टर में आता है और सेम सॉल्व करने का तरीका होता है, यानी कि एक टाइप इश्यू डिवेंचर का अपने आप ही सॉल्व हो गया। अब आता है टाइप 4 यानी कि बैलेंस शीट ऑफ कंपनी। ये भी मुझे आपको बनाना आज सिखानी है, लेकिन हम आज इसमें एक्सपर्ट नहीं हो सकते। एक्सपर्ट के हम इंट्रोडक्टिव नॉलेज पे बात करेंगे, वो भी अभी थोड़ी देर में देखते हैं, लेकिन उससे पहले कुछ और बातें करना जरूरी है। आप मेरे साथ साथ एक क्वेश्चन लिखिए। आप मेरे साथ एक क्वेश्चन लिखिए। शेयर्स इशूड 3000 at the rate 10 at 20% प्रीमियम। बड़े आराम से लिखेगा, आराम से सॉल्व करेंगे, कुछ माइंड मेकअप करने की भी कोशिश करेंगे। एप्लीकेशन मनी 2 रुपए, अलॉटमेंट मनी 5 रुपए, इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक। फर्स्ट कॉल मनी 3 रुपीज, फाइनल कॉल मनी 2 rupees. Application received for 3,500 shares. Shareholder A failed to pay first and final call. His shares forfeited. Allotted 1,000 shares. Shareholder B failed to pay final call. $600 shares reissue at the rate Okay. 7 each as fully paid up. जरा एक क्वेश्चन लिखिए आप। पूरी क्लास ने क्वेश्चन लिख लिया या अभी कुछ गड़बड़ है? कॉपी कर लिया सर। कॉपी कर लिया सर। अच्छा, क्या इस क्लास में कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ये कहता है कि मुझे इस क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही? No, sir. नो सर। लेकिन मैं कुछ बातें पूछूंगा, मुझे सोच समझ के जवाब देना आप सभी। शेयर होल्डर ए ने पैसा नहीं दिया फर्स्ट और फाइनल कॉल का, और क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि कंपनी ने उसके शेयर फॉरफिटेड कर लिए। लेकिन आप ध्यान से देखिए कि शेयर होल्डर बी ने भी पैसा नहीं दिया फाइनल कॉल का, लेकिन क्या ये लिखा हुआ है कि उसके शेयर फॉरफिटेड कर लिए? नहीं नो सर। सर तो आप ये समझ लीजिए कि जब तक फॉरफिटेड नहीं कहेगा हम उसके शेयर फॉरफिटेड नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, कंपनी उन्हीं शेयर्स को रीइश्यू कर सकती है जो कंपनी ने फॉरफिटेड किया हो। अब कंपनी ने शेयर होल्डर ए के शेयर फॉरफिट किया और उसके पास 1000 शेयर हैं, लेकिन 1000 शेयर रीइश्यू नहीं हो पाए हैं, सिर्फ 600 ही शेयर रीइश्यू कर पाई है कंपनी। स्टूडेंट कहते हैं सर आप ये सब कुछ करा चुके। तो मैंने कहा जो मैं आज करा रहा हूं ये डिफरेंट है। कह रहे सर आज क्या कराओगे? मैंने कहा आज क्वेश्चन में ये लिखा जा रहा है पास जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर कैश बुक।
आप जर्नल एंट्री भी कीजिए और कैश बुक भी बनाइए, एक बात, ठीक। और एग्जामिनर एक बड़ी अजीब सी बात कभी कभी कहने लगा है आजकल, और क्या करें इसका समझ नहीं आता। कभी कभी जिद पकड़ लेता है, विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, विदाउट ओपनिंग कॉल इन एरियर अकाउंट। हालांकि मैं इसके सख्त खिलाफ हूं, ये बकवास है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ठीक है। अब 12th क्लास में एक राइटर ने क्वेश्चन लिख दिया और सीबीएसई ने उसको अप्रूव भी कर दिया, तो अब ये हमारी मजबूरी है कि जी कॉल इन एरियर ओपन ना हो। ऐसा अगर मैं कंपनीज एक्ट 2013 की बात करूं तो कंपनीज एक्ट तो कहता है हम कॉल इन एरियर ओपन करेंगे, और ये भी करते हैं, बैलेंस शीट में दिखाते भी हैं उसको, लेकिन ठीक है। अब एक बच्चों के लिए एक न्यूमेरिकल सा बना दिया इन्होंने कि भाई कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं करना आपने, तो ठीक है, अब कैसे करें। स्टूडेंट कहते हैं सर क्या फर्क पड़ता है, तो मैं कहता एक फर्क तो बहुत कुछ पड़ेगा। आप पहले एक काम समझते हैं कि स्टूडेंट कहता है ये बताइए सर कैश बुक किसे कहते हैं। मैं एक बात बता, तुझे शायद 11th क्लास याद हो, किसी को याद ना हो तो घबराए नहीं, वरना बोले कि अभी 11th की बात क्यों कर रहे हैं सर। लेकिन मैं बस रिमाइंडर डाल रहा हूं, 11th क्लास में आप लोगों ने कैश बुक बनानी सीखी होगी, और 11th क्लास में आपने डबल कॉलम कैश बुक पढ़ी होगी, जिसमें एक कैश का कॉलम होता था और एक बैंक का कॉलम होता था। आप लोगों को याद है ये बात? यस सर। Yes, sir. अब रूल ये कहता है कि जो चीजें कैश बुक में आ जाती हैं, जिनके आपने बैंक की एंट्री कर दी यहां पर, उनकी जर्नल एंट्री नहीं करते। फिर हम जर्नल एंट्री फिर नॉन कैश ट्रांजैक्शन की ही करते हैं। अगर कैश बुक लिखा है तो इसका ये मतलब होता है। अब स्टूडेंट कहता है सर मैं तो परेशान हो रहा हूं। मैं परेशान मत हो, अगर क्वेश्चन में कैश बुक लिखा हो तो तू बैंक वाली सारी जर्नल एंट्री उड़ा देगा, वो सीधा कैश बुक के अंदर आएंगे। तुझे हालांकि तू डबल कॉलम कैश बुक तो नहीं बनाएगा, तू तो सिंगल कॉलम बनाएगा, सिर्फ बैंक का कॉलम तुझे बनाना है। अब स्टूडेंट कहता है सर मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। मैं कोई दिक्कत नहीं कंफ्यूज होने की, तू मेरे साथ साथ सॉल्यूशन कर। चलिए बेटा, तो सबसे पहले मेरे साथ सॉल्यूशन लिखिए आप ऐसे। स्क्रीन लगता है गड़बड़ हो गई, अटक गई आपकी। एक हैंग हो मिनट, गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, एक मिनट। लैग हो गई। कोई दिक्कत नहीं है, अभी ठीक हो जाएगी। अगर दोबारा हैंग हो गई तो फिर मुझे इसको ठीक करना पड़ेगा। सर आप गायब हो गए। अब आ गया? हाँ सर अब ठीक है दोनों। देखो इधर, तो आप सब मेरे साथ साथ सॉल्यूशन लिखे बेटा। सॉल्यूशन में यहां पर हम जर्नल एंट्री करेंगे। बहुत आराम आराम से करना है क्योंकि बात समझनी है। हमें आता सब है, लेकिन अब एग्जामिनर हमें बेमतलब के चक्करों में फंसा रहा है। जर्नल एंट्रीज, और यहां पर आप एक काम कीजिए, कैश बुक बना लीजिए। हालांकि कैश बुक के अंदर आपको सिर्फ एक ही कॉलम बनाना है बैंक का, ऐसे कैश बुक बना लीजिए। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। चलिए ध्यान रखना कि ये सिर्फ बैंक कॉलम ओनली, ये बैंक को ही कंसिडर करेगा और किसी को कंसिडर नहीं करेगा। तो कहता है जो बैंक वाली एंट्री है वो सब यहां होनी चाहिए। कोई बच्चा मुझे बता सकता है कि आपकी पहली जर्नल एंट्री यहां पे क्या होने वाली है? फर्स्ट हम पहली एंट्री कौन सी करते हैं? एप्लीकेशन, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब इसमें तो बैंक आ गया, तो कह रहा है सर फिर जर्नल एंट्री मत लिखना यहां पर। अब ये तो बैंक जर्नल एंट्री में डेबिट हो रहा है, तो डेबिट में यहां पर लिखो फर्स्ट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। कोई बच्चा मुझे बता सकता है ये अमाउंट कितना होगा? 3500 7000, 7000। 7000 यहां पे लिखो। अब याद रखना कि मैं जर्नल एंट्री नहीं करूंगा बैंक वाली की, कैश बुक में उसको डायरेक्ट दिखा दूंगा। अगर क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि प्रिपेयर कैश बुक, क्या कोई स्टूडेंट इस पे ऑब्जेक्शन करता है? नो सर। सर चलिए अब ये बताइए कि नेक्स्ट एंट्री
आप पढ़े लिखे बच्चे हो, आप नेक्स्ट एंट्री बता सकते हो कि दूसरे नंबर पे क्या एंट्री करते हैं बैंक के बाद? शेयर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल अकाउंट। मेरे ख्याल से शेयर- शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट भी करते हैं। यस सर। यस सर। क्या इसमें कहीं बैंक आया है? नो सर। नो सर। नो सर। कोई मतलब नहीं है, हम सीधा यहां पे लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। अब आप जानते हैं जितने से एप्लीकेशन क्रेडिट होता है उतने से ही डेबिट होता है। सॉरी 7000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट। जितने शेयर हमने इशू किए हैं उतने ही शेयर का पैसा हम कैपिटल में डाल सकते हैं टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अलॉटमेंट में हम डाल रहे हैं 500 इंटू 2 7000। ये मेरी पहली एंट्री है। बैंक वाली एंट्री उड़ गई क्योंकि वो डायरेक्ट इसमें आ गई। चलिए, ये एप्लीकेशन ड्यू की एंट्री थी। इसके बाद हम कौन सी एंट्री करते हैं, आप मुझे बता सकते हैं? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। नहीं, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अरे शेयर कैपिटल अकाउंट। क्या पढ़ रहा है? शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैश फ्लो डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। चलिए, तो अलॉटमेंट में मेरे पास आ रहा है पैसा 15,000, यहां पर मेरे पास आ रहा है 9,000 और यहाँ पे 6,000। कोई स्टूडेंट है जो पूछना चाहता है ये एंट्री मैंने कैसे की? नो सर। पूछ भी हाँ, मत सर। लेना, क्योंकि जो बच्चा प्रोराटा का सफर तय करके आ रहा हो, बैलेंस शीट पढ़ने के मूड में बैठा हो, वो बच्चा अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ लेगा तो डेफिनेटली उसे चैप्टर 0 से पढ़ना पड़ेगा। वैसे कोई इसकी अगली एंट्री बता सकता है क्या होने वाली थी? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। क्या ये एंट्री करूंगा डायरेक्ट नो सर, एंट्री नो सर, कैश फ्लो में। कैश बुक में आ जाएगी। कैश बुक में। टू शेयर अलॉटमेंट? कोई बच्चा मुझे इसका अमाउंट बता सकता है? 15,000 नहीं। फिर संयम बोलेगा कि 14,000 मेरे 14,000 पीछे है। पड़ जाते हो। फिर संयम बोलेगा मेरे पीछे पड़ जाते हो। है नलायक आता है। अरे सर क्या हो गया? 15,000 में से 1,000 रुपए पहले आ चुके हैं और ये देखो, ये अपने आप को प्रोराटा एक्सपर्ट कहता है। क्या पढ़ाओ तुम्हें? टाइप 4 प्रोराटा का। हिम्मत नहीं पड़ती साली मेरे टाइप 4 पढ़ाने की तुम्हें। तो तुम 3 टाइप ही पढ़ के खुश रहो। तुझे तो जब ये घटिया बात जो बच्चा वो नहीं समझ पा रहा, वो क्या टाइप प्रोराटा से लिपटेगा? चलो कोई नहीं, अभी टेस्ट में पता चलेगा तेरा भी हिसाब किताब। हाँ सर, ले लेने टेस्ट में बता नहीं दो। देखो, ऑनलाइन टेस्ट में तो गलती से ना उसको बैंक अकाउंट कर दिया था क्वेश्चन। ऑनलाइन टेस्ट में मेरे बच्चे तुम कुछ भी शेयर बन सकते हो तुम लोग। सर ऑफलाइन आके दे दूंगा। चलो ऑफलाइन आके दो तो पता चले कि किस लेवल के गीदड़ हो तुम। ठीक है सर, ऑफलाइन आके दे बंदा दूंगा। तुम्हारा। चलो खैर, मैं संयम को ऊपर टारगेट नहीं करूंगा वरना फिर कहेगा मेरे पीछे पड़ जाते हो। तो मैंने अलॉटमेंट रिसीव की एंट्री कर दी। इसके बाद कौन सी एंट्री होती है? थर्ड। शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट यानी सिक्योरिटी आप समझ रहे हैं कि बैंक वाली एंट्री छोड़ के सारी ड्यू वाली एंट्री मुझे यहाँ पे दिखानी पड़ रही है। तो ठीक है, मैं लिख रहा हूं बैंक शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये अमाउंट सब जानते हैं, ये 9,000 होगा और ये 9,000 रुपीज होगा। राइट। मैं एक एंट्री आपको समझाने के लिए यहां जरूर लिखना पसंद करूंगा ताकि मैं अपनी उस बात का जवाब दे सकूं क्योंकि एग्जामिनर क्या चाहता है। देखना बेटा ध्यान से, इसकी अगली एंट्री लॉजिक के हिसाब से ये बैठती, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। फर्स्ट कॉल जितने से डेबिट होता है उतने से ही क्रेडिट होता है, ऐसा मैंने ही तुम्हें सिखाया। पर अगर किसी ने फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो बैंक में इतना पैसा नहीं आएगा। शेयर होल्डर ए के पास शेयर है 1,000, इसने फर्स्ट कॉल नहीं दिया तो कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट 1,000 शेयर का 3 रुपए के हिसाब से 3,000 रुपए यहां आ गया। तो बैंक में जो पैसा आएगा वो आएगा मेरे पास 6,000। ये एंट्री मेरे ख्याल से पूरी क्लास जानती है। ओके है ये? यस सर। यस सर। मैं यही एंट्री करने वाला भी था, करता भी मैं यही, लेकिन एग्जामिनर ने एक अजीब सी जिद पकड़ लिया है। वो कह रहे हैं सर विदाउट ओपनिंग क्या लिखा हुआ है? कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट। कॉल्स इन वो एरियर। मुझे इसमें कॉल से 6,000 की एरियर एंट्री अकाउंट हो रही है। ओपन करने की परमिशन नहीं दे रहा है। आप मेरी ये बात समझ रहे हैं? अगर ये लाइन एग्जाम में लिखी हो कि विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, तो यही एंट्री बेटा तुम्हें जो बैंक के अमाउंट है उससे करनी पड़ेगी। यानी कि आप यही एंट्री करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल To अकाउंट 6,000 शेयर 6,000 फर्स्ट कॉल अकाउंट।
और अमाउंट दोनों में 6,000 और 6,000 रुपए आ जाएगा। पर आप कॉल्स इन एरियर ओपन नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो फिर ये एंट्री होती, पर मैं तो नहीं करूंगा क्योंकि मुझे बैंक की एंट्री दिखानी नहीं है, तो मैं तो अभी सीधा यहां आ जाऊंगा। पर ये बताओ, आपको समझ में आ रही है कि अगर कॉल इन एरियर ओपन करने की परमिशन देता है तो आप ठीक है, वो वाला रूल वैलिड है कि जितने से डेबिट हुआ उतने से क्रेडिट हुआ है। फिर बैंक का अमाउंट आपको पता है कैसे आया है। लेकिन अगर वो ये अकाउंट ओपन करने से बोल दे, मना कर दे, तो जो बैंक का अमाउंट है उसी से ये एंट्री हो जाएगी। देखो जरा, किसी को ऑब्जेक्शन? नो सर। No, sir. नो सर। तो ठीक है, मेरे केस में तो बैंक यहां पे है तो मैं बैंक वाली एंट्री लिख नहीं सकता, तो यहां लिखिए टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। और अब आप सबको पता हो गया ये 6,000 कैसे आया है। चलिए, इसके बाद फोर्थ नंबर की एंट्री, फर्स्ट कॉल रिसीव के बाद शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 3,000 शेयर होल्डर से मैं 2 रुपए की फाइनल कॉल मांग रहा हूं, तो ये अमाउंट 6,000 रुपीज होता है। मैंने यहां पे लिखा 6,000 रुपीज। अब मुझे रिसीव की एंट्री करनी है। अब बता सकता है कोई बच्चा कि फाइनल कॉल बैंक में कितना अमाउंट आएगा? मैं कर देता हूं, अलग से इसलिए कर रहा हूं कि मैं ये वाली एंट्री मुझे करना, कैश बुक लिखा हुआ है इसलिए बैंक की एंट्री अलाउड नहीं है। जितने से फाइनल कॉल डेबिट होता है उतने से ही फाइनल कॉल क्रेडिट भी होता है। शेयर फाइनल कॉल मेरा डेबिट हुआ है 6,000 से, तो 6,000 से क्रेडिट हो गया। लेकिन पैसा फाइनल कॉल का ना देने वाले एक शेयर होल्डर ए, एक शेयर होल्डर बी है। आप यहां लिख लो शेयर होल्डर बी के पास 200 शेयर्स हैं। मैं शेयर लिखना भूल गया, अप्लाइड या अलॉटेड? अलॉटेड ही होता है अगर ऐसे लिखे हो तो 1200 शेयर होल्डर ने मेरे 2 रुपए नहीं दिए, 2400, तो 3600 बैंक में आ जाएगा। अगर वो कहते कि कॉल्स इन एरियर ओपन नहीं करना, मान लो ये कह मना कर दे, तो बेटे क्या करोगे आप? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट 3600। देखो बेटा, मैं रुक जाता हूं, पर बातें बहुत छोटी सी हैं, कुछ नया नहीं सीखना है इसके अंदर। चीजें वही हैं जो हम नॉलेज ले चुके हैं। अब उस नॉलेज में कुछ छेड़ाखानी कर रहा है, तो हमें सिर्फ अपने ये देखना है कि इस केस में ये चीज कर रही है, इस चीज में ये केस नहीं करना है, ये पॉइंट नहीं करना है। मेरे रिपीट सर, अगर क्वेश्चन में विदाउट ओपनिंग वाला नहीं लिखा हो कॉल्स इन एरियर्स, तो हमें फिर ऐसे केस में कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। सीबीएसई ये कहता है, सीबीएसई ये कहता है कि अगर कुछ नहीं लिखा तो आपकी मर्जी है, जैसे मर्जी करो आप। लेकिन अगर उसने कहीं कुछ लिख दिया, कभी कभी कहता है विद द हेल्प ऑफ कॉल्स इन एरियर अकाउंट, क्या आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलेंगे? तो खोलो। केवल लिखता है विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट, तो मत खोलो। अगर साइलेंट है तो सीबीएसई कहता है आप कॉल्स इन एरियर खोल के करोगे तो भी ठीक है, आप बिना खोले करोगे तो भी ठीक है, राइट? अगर आप टीएस ग्रेवाल की बात करेंगे तो टीएस ग्रेवाल कहता है कि जब तक मैं ये ना बोलूं कि विदाउट ओपनिंग कॉल्स इन एरियर, विद ओपनिंग कॉल्स इन एरियर, तब तक आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट नहीं खोलेंगे। ये टीएस ग्रेवाल कहता है। चलो, तो यहां पे लिखो शेयर फाइनल कॉल का अमाउंट 3600। मुझे सिर्फ मेरे से वो स्टूडेंट इस समय बात करे जो ये कह रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा सर आज आप कर क्या रहे हो। एक नई मुसीबत में फंस गए, पुराने क्वेश्चन, घटिया टाइप का क्वेश्चन आ गया, कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड न्यूमेरिकल तो नहीं है ये, बस एक कैश बुक लिखने से मेरा सारा काम खराब कर दिया इसने। तो हुआ क्या, आप देख रहे हैं सारी ड्यू की एंट्री आ रही है यहां पर, और सारी बैंक की एंट्री कैश बुक में चली गई। यस सर। सर अब शेयर्स फॉरफिट की एंट्री हुई। अरे रुक तो जा भाई, मेरे पास बाद में फोन आ जाएगा सर आप बहुत तेज पढ़ा देते हो, आप डिस्कस ही नहीं करते हो। बहुत से बच्चे नालायक साले बाद में फोन मारते हैं मेरे को। बताओ बेटा, मेरी तुमने ना ऑनलाइन में मेरी पढ़ाने की स्पीड ही खराब कर दी है तुम लोगों ने। मैं यही डाउट लगा रहा हूं साले बैठे हैं कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कुछ पता नहीं, समझ बिल्कुल आप कभी देख समझ में नहीं आता, बड़ा मुश्किल होता है। फेस टू फेस में तो खैर हम उसकी बच्चे की खिंचाई कर लेते हैं कि बता क्या समझा तूने। अब ऑनलाइन में क्या किस किस से पूछूं मैं क्या करा है क्या नहीं करा। तो भैया जिसको ऑब्जेक्शन है वो अपनी तरफ से बोल दे तो बहुत अच्छी बात है,
वरना टीचर यहां बैठा बैठा क्या कर लेगा अकेला। फिर भी बताओ भाई, सबको क्लियर है ये बातें? यस सर। सर क्लियर है। अब ये बताइए, फाइनल कॉल के बाद क्या दोनों के शेयर फॉरफिट हुए हैं, सिर्फ एक के हुए हैं? सर सर, सिर्फ सिर्फ एक एक हुआ है। हुए। क्या फॉरफिटेड के अंदर बैंक आता है? नो सर। नहीं। नो सर। तो इसका मतलब फॉरफिटेड की एंट्री कैश बुक में नहीं आएगी। अब एक बात ध्यान से सुनना बेटे, मैं शेयर होल्डर ए के फॉरफिटेड करके दिखा रहा हूं। अगर मैंने कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन किया है, इफ ओपन कॉल इन एरियर अकाउंट, जैसे मैंने कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन किया था, और इफ नॉट ओपन कॉल इन, अगर मैंने कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन नहीं किया था, सॉरी, इफ नॉट ओपन कॉल इन एरियर अकाउंट, नॉट ओपन कॉल इन एरियर अकाउंट। जरा सारे बच्चे मेरे साथ ऐसे लिखें, ताकि ये समझा दूं कि फॉरफिटेड में कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, हमें आता है। ये वाली एंट्री तो आप नॉर्मली करते ही हैं। तो एंट्री ये होती है, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कॉल इन एरियर अकाउंट। अब मैंने कॉल इन एरियर क्यों लिखा? क्योंकि मैंने कॉल इन एरियर अकाउंट ओपन कर रखा है। अब बताओ, शेयर होल्डर ए के केस में कोई मुझे बता सकता है कि इसने कौन कौन सा पैसा नहीं दिया? फर्स्ट एंड फाइनल। इसका सर मतलब 5000 नहीं दिया इसने। फाइनल। कॉल इन एरियर में आएगा 5 रुपए, यस सर। और शेयर फॉरफिटेड में 5 रुपए आएगा। फॉरफिटेड में क्या 7 रुपए आएगा? नहीं सर 5 नो सर, 5 आएगा। इनका टोटल यहां 10। 10। अब मैं 10। इसके शेयर फॉरफिटेड करता हूं। इसके बाद नंबर ऑफ शेयर थे 1000, तो 1000 इंटू 10, 10,000 रुपीज, 1000 इंटू 5, 5,000 रुपीज, 1000 इंटू 5, 5,000। मेरे ख्याल से ये एंट्री आपको पहले से ही आती थी। फिर भी कोई स्टूडेंट कह रहा है कि नहीं सर मुझे यही समझ नहीं आ रही, ये मैंने शेयर फॉरफिटेड अकाउंट लिखा है। कोई इस एंट्री पे बात करना चाहता है? नो सर। अब स्टूडेंट कहता है अगर मैंने कॉल इन एरियर ना, अब मैंने कॉल इन एरियर अकाउंट खोला था तो वो मैंने यहां लिख दिया। अगर मैंने ये अकाउंट नहीं खोला तो मैं क्या करूंगा? मैं देख, बड़े ध्यान से सुनियो। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, फॉरफिटेड की एंट्री टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट। अब मैं यहां कॉल इन एरियर नहीं लिख सकता। आप मुझे बताओ, ए ने कौन कौन सा पैसा नहीं दिया? फर्स्ट एंड फर्स्ट और फर्स्ट एंड फाइनल। फाइनल कॉल। यहां लिखिए टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, यहां लिखिए टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। खत्म। फॉरफिटेड में 5 रुपीज आएगा, ये आप पहले ही जानते थे। फर्स्ट कॉल आपकी 3 रुपए की है, फाइनल कॉल आपकी 2 रुपए की है। दो। इसका टोटल 10 डिजिट 10,000, 5,000, 3,000, 2,000, क्योंकि 1000 शेयर है। तो ऐसा नहीं है कि कॉल इन एरियर अकाउंट अगर वो ओपन नहीं करने देगा तो मेरे लिए कोई मुसीबत बन जाएगी। ठीक है, मैं ऐसे कर दूंगा। मुझे पता है कि उसने जो पैसा नहीं दिया वही कॉल इन एरियर अकाउंट में आता है, तो ठीक है, उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल नहीं दिया तो मैं फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल लिख दूंगा। अब बोलो किसको ऑब्जेक्शन है? क्लियर है सर। क्लियर है सर। चलिए, तो अभी इनमें से कोई भी एंट्री हम अपने लिए फाइनल कर लेते हैं, यहां लिख लेते हैं। क्वेश्चन के जैसे हालात होंगे देख लेंगे। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफिटेड अकाउंट टू कॉल इन एरियर अकाउंट। अब मेरे पास ये अमाउंट है 10, 5, 5। चलिए, अच्छा ये बताइए, इसके भी शेयर फॉरफिटेड किए हैं क्या आपने बी के? नो सर। अच्छा, आपने इसके बाद शेयर रीइश्यू कर दिए, क्या रीइश्यू की एंट्री में बैंक आता है क्या? यस सर आता है। यस सर। यस सर। तो बैंक वाली एंट्री फिर यहां आ जाएगी, बैंक। लेकिन बड़े ध्यान से सुनना, पहले आप मुझे रीइश्यू की एंट्री करके दिखाइए। मैं भी करता हूं, आप भी कीजिए। सर कॉल इन एरियर अकाउंट खोलना था। क्या बेटा? सर आपने फॉरफिट की एंट्री में कॉल इन एरियर अकाउंट खोला है। हाँ, तो नहीं, मैंने अभी दोनों चीजें मैंने बता दी, मैंने उनमें से एक एंट्री लिख दी बेटा, मैं तो यही कह रहा हूं। अच्छा। हाँ, चलिए अब एक काम करके देखते हैं। जो चीज मैं बता रहा हूं थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कितनी बढ़िया चीज पढ़ोगे आप। देखो, आज मैंने इसीलिए आपको कहा कि कुछ नहीं है, सिर्फ नॉलेज मेंटेन करने वाली बातें हैं। राइटर कभी कभी हमें बेमतलब में परेशान करता है, इसका कोई लिंक नहीं है नॉलेज के साथ।
बैंक अकाउंट डेबिट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। यहां पर अमाउंट आएगा 7 रुपीज, यहां पर 3, यहां पर 10। ये बात सब जानते हैं। ये अमाउंट 4200, ये अमाउंट 1800, ये अमाउंट 6000। बोलो बेटा, जानते हो? यस सर। यस सर। तो बैंक यहां पे डेबिट हो रहा है, तो बैंक के डेबिट में मैं यहां लिखूंगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और ये अमाउंट मेरे पास आएगा 4200। ये लीजिए, रीशू का अमाउंट मेरे पास आ गया। अब मुझे कोई बच्चा बता सकता है, चलो मैंने रीशू की एंट्री भी कर ली, रीशू के बाद कौन सी एंट्री होती है? प्रॉफिट, प्रॉफिट। शेयर फॉरफिट। प्रॉफिट कितना हुआ है? $3200। सॉरी सर, ये गलत है, मैं बताता हूँ। सर शेयर फॉरफिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट नहीं होएगा हमारा फिर? कर सकते हैं वो एंट्री, कोई दिक्कत नहीं है, वो ऑप्शनल है, अलाउड है। प्रॉफिट निकालना आता है मेरी क्लास को? यस सर। काय का यस सर, जब अब तक जवाब ही नहीं आया तो? 1200 सर 1200। 100 का प्रॉफिट है। कोई स्टूडेंट जानना चाहेगा 1200 का प्रॉफिट कैसे आया? चलिए, तो आपने देखा कि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो मेरे को जर्नल एंट्री कौन कौन सी करनी पड़ेंगी और कैश बुक कैसे बनानी है। अब एक काम कीजिए, इसका टोटल कीजिए और यहां पर लिखिए बाय बैलेंस कैरिड डाउन। अब यह अपने आप को समझा लेना कि जो बैलेंस आप यहां लिखोगे यही बैलेंस शीट में जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के नाम से। तो पहले जरा बताओ टोटल कितना आता है? Sir, 34,200. 34,800। Yes, sir. जब बैलेंस शीट बनेगी तो उसमें कैश के आगे जो अमाउंट आएगा वो ये आएगा 34,800 रुपीज। तो कैश बुक क्या होती है, ये आप लोगों को समझ में आया या नहीं आया? Yes, sir. यस सर। अब ये भी समझ में आ गया कि अगर एग्जामिनर ने बोल दिया कि प्रिपेयर कैश बुक, तो हमारे लिए थोड़ा सा हाथ रुक जाता है, थोड़ी स्पीड रुक जाती है कि बड़ा ध्यान से लिखना पड़ता है कहां कौन सा अमाउंट मुझे लिखना है। जरा बताओ किसी बच्चे को यहां तक कोई कंफ्यूजन है? कोई ऐसा स्टूडेंट जो कह रहा है मैं कंफ्यूज हो गया सर आज आपकी बातें सुनकर? हालांकि मैंने ये बातें इसलिए पढ़ाई कि कभी कभी एग्जामिनर इस तरह की पिन चुभोने में माहिर होता है कि वो आपको एक छोटी सी बात बोल देगा कि पास जर्नल एंट्री एंड कैश बुक। अब मान लो किसी स्टूडेंट ने कैश बुक बना दी और उसने बैंक की भी एंट्री कर दी, तो मार्क्स काट लेते हैं। अब वो मार्क्स काटते हैं तो मैं नहीं चाहता था कि ये बात आपके सामने आए, तो अब आप ध्यान रखिएगा इस बात का। फिर भी कोई स्टूडेंट कह रहा है कि सर मुझे कुछ पूछना है, तो पूछ सकता है। क्लास बढ़िया ही है, कोई नहीं पूछता है इसमें। क्लियर है सर। क्लियर है सर। Clear है sir. चलिए, ठीक है। अब थोड़ी सी बात करते हैं हम एक और छोटे से टॉपिक के ऊपर, बहुत घटिया सा टॉपिक है, उस पर भी बात कर लेते हैं। ये एंट्री शायद क्योंकि छुपी रहेगी, ये एंट्री प्रैक्टिस में कभी नहीं आएगी, कभी आपका सामना इन एंट्री से नहीं होगा। यही वजह है कि एग्जामिनर कभी भी अचानक इनको सामने रख देता है कि जरा इसकी एंट्री बताओ आप क्या है। आप क्वेश्चन लिखिए मेरे सामने, क्वेश्चन लिखिए एक्स लिमिटेड issue 3,000 shares for the face value of ₹10 each to promoters of company. Pass journal entries.
अब ये अजीब सी एंट्री सामने आगे खड़ी हो गई मेरे। अब स्टूडेंट कहता है सर ये एंट्री का सॉल्यूशन क्या है? आपने पूरा चैप्टर लगभग पढ़ा दिया, 3 टाइप के आप न्यूमेरिकल मुझे पढ़ा चुके हो, बैलेंस शीट बाकी रह गया, पर फिर भी अब ये कहां से उठा लाए आप? तो मैंने कहा देख, पहले तू जानता है प्रमोटर किसे कहते हैं? कह रहे नहीं जानता। मैंने कहा प्रमोटर उसे कहते हैं जो कंपनी बनाते हैं, जो कंपनी बनाने के लिए रजिस्ट्रार ऑफिस में धक्के खाते हैं, जो ये डिसाइड करते हैं कंपनी का नाम क्या होगा, जो ये डिसाइड करते हैं कि पैसा कहां से आएगा, जो शेयर इशू करने का पूरा प्रोसीजर फॉलो करते हैं, प्रमोटर्स होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि प्रमोटर कंपनी बनने से पहले, कंपनी बनने के बाद कंपनी ही होती है मालिक। अब प्रमोटर ये कहते हैं कि इस कंपनी को बनाने में हमने कुछ पैसा खर्च किया है, मान लो सपोज करो 10,000, 20,000, 2 लाख, 3 लाख, मुझे मालूम नहीं कितना। कंपनी को बनाने के लिए जो खर्चा किया जाता है, दिस इज कॉल्ड इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट। तो कंपनी अपने यहां पर सबसे पहली जर्नल एंट्री करती है इनकॉर्पोरेशन। हां, मैं बन गई हूं, अब मेरा वजूद है, अब मेरा लीगल राइट है, लेकिन मुझे बनाने के लिए जो खर्चे हुए उसको बोलते हैं इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। अब कंपनी कहती है ये खर्चा मैंने तो नहीं किया क्योंकि मैं तो बन के तैयार अब हुई हूं, ये खर्चा मेरे बिहाफ पे किसी और ने पहले किया हुआ है और उसको ये पैसे देने हैं, और वो खर्चा करने वाला होता है प्रमोटर्स अकाउंट। यानी कि आपने ये पैसा प्रमोटर को देना होता है। अब आप क्वेश्चन पढ़ के बताओ, क्वेश्चन में कहीं भी ये बात लिखी है कि प्रमोटर ने कितना खर्चे किए? नो सर, नहीं लिखा। नो सर। क्वेश्चन में सीधा लिखा हुआ है कि कंपनी ने प्रमोटर्स को शेयर इशू किया। तो वैसे इसकी एंट्री ये होती है प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट, प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये बात आप जानते हैं कि इसके अंदर हमेशा फेस वैल्यू आती है। कंपनी ने 3,000 शेयर इशू किए हैं, इसका मतलब 30,000 शेयर कंपनी ने इशू किया है, 30,000 रुपए के शेयर। अब बताओ प्रमोटर को शेयर हम क्यों दे रहे हैं? क्योंकि कंपनी ने उसके पैसे देने थे, उसने पैसे के बदले अपने शेयर मांग लिए। कल ही एक टॉपिक पढ़ा था, इशू ऑफ शेयर अदर देन कैश कंसिडरेशन, ये वही चीज है। तो स्टूडेंट कहता है सर क्या मैं एग्जाम में सिर्फ ये वाली एंट्री करके आ जाऊं? मैंने कहा एग्जामिनर नंबर 1 नहीं देगा तेरे को, तुझे पहले नंबर की एंट्री ये करनी पड़ेगी, ये ब्लैंक छोड़नी होगी, फिर ये करनी होगी। जैसे याद है कल वेंडर जितने से क्रेडिट होता है उतने से ही वेंडर डेबिट होता है, ये कल पढ़ा रहा था मैं। यस यस सर। सर। यस सर। अब ये से ये अमाउंट डिसाइड हुआ तो ये वाला अमाउंट डिसाइड हुआ, ये अमाउंट डिसाइड हुआ तो ये अमाउंट डिसाइड हुआ। स्टूडेंट कहते हैं इस एंट्री में है क्या? मैंने कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं है। कह रहा फिर आपने ऐसा क्यों कहा? मैंने कहा इसलिए तुझे वर्ड एग्जाम में याद आ जाए तो बड़ी बात समझियो, तुझे वर्ड ही याद नहीं आएगा इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, और तू भूल जाएगा ये पहले नंबर की एंट्री। इसलिए मैंने बोला इसमें बुक में कोई बहुत सारे क्वेश्चन नहीं है, होते तो शायद आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाती, अचानक सामने आ जाएगा और बच्चा इसे कर ही नहीं पाता। चलिए एक और क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखिए, एक्स लिमिटेड इशू 5,000 shares for the face value of ₹50 each at 20% premium to promoters of company. पास जर्नल एंट्री। चलो मेरे शेयरों करके दिखाओ ये एंट्री, कोई शेयर है तो।
Done, sir. Done, sir. देखिए पहली एंट्री तो अभी भी आपको करनी पड़ी होगी, इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स अकाउंट। ये बड़ी अजीब और गरीब सी बात है, लेकिन ठीक है, समझनी है हमारे लिए। फिर प्रमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। लेकिन मुझे पढ़ाया गया है कि शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है। इस बार एक शेयर की फेस वैल्यू 50 रुपए है और शेयर इशू किए हैं कंपनी ने 5000, तो मैंने इसको 5000 से मल्टीप्लाई किया तो ये अमाउंट आया 2,50,000। लेकिन कंपनी ने ये शेयर प्रीमियम पे दिए हैं, तो मैं जानता हूं सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व हमेशा क्रेडिट होता है। 10 रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम है, 5000 शेयर दिए हैं, तो ये अमाउंट आया 50,000। यानी कि टोटल अगर मैं इनका देखूं तो ये अमाउंट 3 लाख रुपए आता है। जितने से ये क्रेडिट हुआ डेबिट हुआ उतने से ये क्रेडिट होगा और ये 3 लाख रुपए। देखिए कोई स्टूडेंट ऑब्जेक्शन कर रहा है? नो सर। सर प्रीमियम क्वेश्चन में 20% है। सर प्रीमियम कितना दिया हुआ है आपने क्वेश्चन में? मेरी स्क्रीन थोड़ी ब्लर हो रही है। 20% दिया बेटा। 20% है। कोई ऑब्जेक्शन मेरे बच्चों? नो क्लियर सर। है सर। क्लियर है सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3। ये ऐसे क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं आज जिनके लिए कोई मुझे स्पेशल क्लास या प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। ये आते हैं, कभी भी आ जाते हैं, अचानक आ जाएंगे सामने और आपके दिमाग से निकल जाएंगे, तभी मैं इनको हाईलाइट कर रहा हूं। वैसे बैलेंस शीट पढ़ाना है, पर बैलेंस शीट पढ़ाने से पहले बच्चों को इन सब बातों की नॉलेज होनी चाहिए। अभी आपने आज जैसे कैश बुक बनाई, आपको कैश बुक वहां भी बनानी पड़ सकती है बैलेंस शीट के अंदर, तो देखते हैं, वो बात की बातें हैं। 3rd क्वेश्चन लिखिए, एक्स वाई लिमिटेड issue 2000 shares for the face value of ₹10 each for underwriters of company. Pass journal entry। ये भी बड़ी अजीबोगरीब सी एंट्री आ रही है सामने कि ये अंडरराइटर्स कौन होते हैं। कोई मुझे बता सकते हैं ये अंडरराइटर कौन होते हैं? कभी नाम सुना है आपने इसका? सर अंडर सब्सक्रिप्शन होती है, जब अंडर सब्सक्रिप्शन होती है 90% से कम तो वो पैसे देते यानी हैं। कि जब हमें कंपनी कोई शेयर इशू करती है तो उसको डर होता है कि कहीं अंडर सब्सक्रिप्शन ना हो जाए, खास तौर पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन से बिलो ना चले जाए 90% जो कि बताया जाता है, क्योंकि अगर 90% से बिलो चला गया तो वो पब्लिक इशू रिजेक्ट हो जाएगा और जो पैसा कलेक्ट किया वो भी आपको वापस करना पड़ेगा। ऐसे केस में कंपनी अंडरराइटर्स के पास जाती है और उन्हें अंडरराइटर कमीशन देती है। अंडरराइटर कमीशन कंपनी का एक्सपेंस माना जाता है। अब हमने अंडरराइटर को ये बोला कि हाँ जी आपकी कमीशन बनती है, वो हमारा खर्चा है, हम आपको देंगे। तो कायदे से देखा जाए तो पहली जर्नल एंट्री अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट, अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स अकाउंट, कि ये पैसा हमने अंडरराइटर्स को देना है। कमीशन हमारा एक्सपेंस है, लेकिन क्वेश्चन ने हमें यह नहीं बताया कि कमीशन कितनी देनी है। ये जरूर बता दिया कि हमने अंडरराइटर को शेयर दिए, तो अंडरराइटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये मैं जानता हूं कि इसमें फेस वैल्यू आती है और कंपनी 2000 शेयर इशू कर रही है, तो ये अमाउंट 20,000, तो ये अमाउंट भी 20,000, तो ये अमाउंट भी 20,000, तो ये अमाउंट भी 20,000। मुसीबत ये कि पहली जर्नल एंट्री एग्जाम में मेरे को याद आना बहुत जरूरी है, वरना मेरा आंसर गलत माना जाएगा। ये बात आपको समझाना मेरे लिए बहुत जरूरी था आज। बोलो बेटा, क्लियर है? यस सर। यस सर। अब Yes, कंपनी sir. चाहे तो यही शेयर, जो ये केस इसको प्रीमियम पे इशू कर सकती है,
तो बोलो प्रीमियम वाली एंट्री भी कर लोगे जैसे मैंने ये किया? यस यस सर। सर। यस सर। यस। अब आप सेफ मोड में आ गए हो, यानी कि अब आपका कुछ भी ऐसा पेंडिंग नहीं है जिसे मैं ये कहूं कि अब आप बैलेंस शीट के लिए तैयार नहीं है। बैलेंस शीट अब आप समझ सकते हैं। लेकिन उससे पहले एक बात करते हैं। बात ये कहते हैं कि स्टूडेंट कहता है देखो सर, मैं 11th क्लास में पढ़ के आया हूं, 11th अकाउंट मैंने पढ़ा है, और मैंने 12th में भी अकाउंट की बुक 1 मैंने पढ़ ली है। अब मैं अनपढ़ नहीं हूं, मैं थोड़ा सा पढ़ा लिखा बच्चा हूं। तो मैंने कहा अच्छा तूने क्या पढ़ा? कह रहा देखो सर, 11th में मैंने ये पढ़ा कि एक मिस्टर ए है और ये अकेला बिजनेस करता है। अगर ये अकेला बिजनेस करता है तो मैं इसके अकाउंट बनाना जानता हूं। ये 3 अकाउंट बनाता है, ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट। इसलिए 11th क्लास में ही मैंने बैलेंस शीट सीख ली थी। 12th अकाउंट जब मैं बुक 1 पढ़ रहा था तो ये बुक 1 पार्टनरशिप के ऊपर बनाई गई थी। पार्टनरशिप में मैंने बहुत सारे चैप्टर पढ़े, फंडामेंटल, एडमिशन, रिटायरमेंट, व्हाटएवर। उनके अंदर भी मैंने बैलेंस शीट बनाई है। पार्टनरशिप फर्म की बैलेंस शीट आप लोगों ने खूब बनाई होगी जिन्होंने पढ़ा होगा, पर ना पढ़ने वाले बच्चों की बैलेंस शीट नहीं मैच करती। तो क्यों नहीं करती? उनका बैलेंस ही नहीं है। तो बैलेंस नहीं है तो बैलेंस शीट भी मैच नहीं करती बेचारों की। पर वो ये कहते हैं कहीं ना कहीं सर कि हम बैलेंस शीट की नॉलेज रखते हैं, आप हमें इतना बेवकूफ मत समझो, हमें आती है ये बैलेंस शीट। अब स्टूडेंट कहते हैं सर आप आज बार बार इस पॉइंट पे क्यों अटक रहे हो? क्योंकि अब हम 12th क्लास में बुक 2 पढ़ रहे हैं और आज आप कह रहे हो कि मैं आपको कंपनी की बैलेंस शीट बनाना सिखाऊंगा। तो आप क्या सिखाओगे? पिछले 2 साल का एक्सपर्ट बच्चा आपके सामने बैठा है, आप उसे बार बार कहते हो कि मैं आपको कंपनी की बैलेंस शीट बनाना सिखाऊंगा। तो मुझे आती है बैलेंस शीट, आप मुझे क्या सिखाओगे उसमें? तो जवाब ये सुनिए कि कंपनीज एक्ट पहली बात तो ये कहता है कि जो बैलेंस शीट तुमने बनाना सीखी है वो इंडिविजुअल की थी, जो बैलेंस शीट तुमने यहां सीखी है वो पार्टनरशिप फर्म की थी, और जो बैलेंस शीट तुम आज सीख रहे हो बताओ वो बैलेंस शीट किसकी है? कंपनी की। कंपनी। और कंपनी अपनी बैलेंस शीट ऐसे नहीं बनाती जैसे तुम सीख के आए हो। हमने कहा अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें मजा आता है पिन मारने में? जब अच्छी खासी बैलेंस शीट चल रही थी तो तुमने कंपनी के इसमें बैलेंस शीट क्यों बदल दी? तो वो जवाब देता है, कह रहे सर मैंने नहीं बदली, कंपनीज एक्ट 2013 ने बदली है। हमने कौन है कंपनीज एक्ट 2013? कह रहे सर ये गवर्नमेंट होती है। गवर्नमेंट को कुछ लोग कंपनी लॉ बोर्ड कहते हैं, कंपनी लॉ बोर्ड, CLB कहते हैं इसको। तो कंपनी लॉ बोर्ड ने ये कहा कि जैसे मैं कहूंगा बैलेंस शीट बनानी है आपको वैसे ही बनानी पड़ेगी। आपको अगर मैंने बोल दिया कि ये सीरियल वाइज चलेगा तो आप ऊपर नीचे भी कोई चीज लिख नहीं सकते, इसके अंदर अलाउड नहीं है इसमें। यहां स्टूडेंट चिढ़ता है, स्टूडेंट कहता है कि सर एक बात बताओ ये जबरदस्ती नहीं है? तो मैंने कहा नहीं बेटे जबरदस्ती तो बिल्कुल भी नहीं है, पहले तो रीजन समझ, इसका रीजन क्या है। रीजन ये है कि एक इसके अंदर इंडिविजुअल आदमी है मिस्टर ए, पैसा बिजनेस में ए का लगा हुआ है। अब बिजनेस में अगर ए का पैसा लगा हुआ है तो ए जैसे चाहे अपनी बैलेंस शीट बना सकता है, बस उसे समझाना पड़ेगा। ऐसे ही इसमें जो पैसा लगा हुआ है पार्टनरशिप फर्म में वो ए और बी का लगा हुआ है, 2 पार्टनर का लगा है, जैसे चाहे कर सकते हैं। अब आप थोड़े से पढ़े लिखे हो, आप मुझे बताते हो कंपनी में पैसा किसका लगा होता है? पब्लिक का। पब्लिक का। अब इंडियन पब्लिक ने अगर अपना पैसा लगा रखा है तो बताओ ये पब्लिक जानना चाहेगी कि कंपनी ने हमारे पैसे का क्या किया? यस सर। यस यस सर। सर। अब कंपनी ने बैलेंस शीट बना के दिखा दी पब्लिक को और वो बैलेंस शीट न्यूज़पेपर में प्रिंट कर दी। अब पब्लिक के अंदर ऐसे भी लोग बैठे हुए हैं जिन्हें पता ही नहीं कि कॉमर्स क्या होती है। अगर पता भी है कॉमर्स क्या था तो हर आदमी कॉमर्स एक्सपर्ट तो नहीं होता। हर आदमी कहता है कि साहब मैंने 10 साल पहले कहीं अकाउंट पढ़ा था, 20 साल पहले पढ़ा था, 30 साल पहले, अब क्या जानूं, अब तो मैं बिजनेसमैन बन गया हूं, मुझे अकाउंट नहीं पता। डॉक्टर भी होते हैं जो पैसा लगाते हैं, अब वो कहते हैं सर हम तो डॉक्टर हैं, मेडिकल साइड के आदमी हैं, हमने किस कंपनी के शेयर खरीद लिए, अब इस कंपनी ने हमारे पैसे का क्या किया, कंपनी बैलेंस शीट बना के दिखा रही है, साला बैलेंस शीट हमें पता ही नहीं क्या होती है। तो हम ये समझ नहीं पा रहे। तो पब्लिक ने गवर्नमेंट को कंप्लेंट की और गवर्नमेंट को कहा कि थोड़ी देर के लिए आप अकाउंटेंसी भूल जाइए साहब, कुछ ऐसा करो, ऐसा फॉर्मेट बनाओ
जो आम इंसान भी समझ सके। आप कुछ ऐसा कंपनी को कहो कि ऐसी बैलेंस शीट बनाए जिसमें हम भी पढ़े, आम आदमी जो नॉन कॉमर्स का है वो भी समझ सके कि हमारे पैसे का क्या हुआ, आज की डेट में हमारी कंपनी का स्टेटस क्या है, फाइनेंशियल पोजीशन हमारी कंपनी की कैसी है, ये हम भी समझ सके। तो कंपनी लॉ बोर्ड ने सभी कंपनी को इंस्ट्रक्शन दे दी कि हम आपको एक फॉर्मेट भेज रहे हैं, वो फॉर्मेट आप रट लो। इस फॉर्मेट का अकाउंटेंसी से कोई लेना देना नहीं है। ये फॉर्मेट इसलिए बनाया गया है कि इस फॉर्मेट में आम पब्लिक को समझ में आ सके कि उसका पैसे का क्या हुआ। यही वजह है कि कंपनी की बैलेंस शीट को रटने की रेफरेंस दी जाती है कि आप पहले रटो, फॉर्मेट ही रटना पड़ेगा। हालांकि जब मैं आपको बुक 3 पढ़ाऊंगा तो बुक 3 का पहला चैप्टर है, वो काम ही ये करता है कि फॉर्मेट रटवाता है। कह रहे सर आप रटवाओ बच्चों को कंपनी बैलेंस शीट का फॉर्मेट क्या है जो सीएलबी ने कंपनीज को भेजा। अब स्टूडेंट कहते हैं कि सर क्या आप मुझे वो फॉर्मेट रटवाने आए हो? तो मैं कहता आज तो मैं वहां रटवाने वाला काम नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा इस चैप्टर के अंदर, मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूं तुझे इश्यू ऑफ शेयर, मुझे इश्यू ऑफ शेयर चैप्टर के अंदर कुछ खास पॉइंट की ही जरूरत पड़ेगी, मैं सिर्फ उन्हीं पे काम करूंगा। लेकिन क्योंकि मुझे बुक 3 भी आपको पढ़ानी है, जिस दिन मैं बुक 3 का आपको पहला चैप्टर पढ़ाऊंगा उस दिन डेफिनेटली मैं फॉर्मेट पे बात करूंगा। आप बस इतना नोट कर लीजिए कि आपके हिस्से में इस चैप्टर में क्या आता है। देखिए, इश्यू ऑफ शेयर, इस चैप्टर के अंदर अगर आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ी तो आप कैसे बनाएंगे? आप ऐसे लिखेंगे बैलेंस शीट, ज्यादा बड़ी बैलेंस शीट हमें नहीं बनानी होती। यहां लिखेंगे पर्टिकुलर, यहां लिखेंगे नोट, यहां लिखेंगे अमाउंट, यहां लिखेंगे पहला हेडिंग ए इक्विटी एंड लायबिलिटी। ऐसा मैं नहीं पढ़ा रहा, ना ऐसा अकाउंट पढ़ा रहा है, ये गवर्नमेंट ने अपना फॉर्मेट दिया है, हमें इसे मानना पड़ेगा। इसी फॉर्मेट के अंदर पहला हेडिंग डालेंगे आप शेयर होल्डर्स फंड। इस शेयर होल्डर फंड के अंदर आप पहली चीज लिखेंगे शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कितनी की आई है, इस पे नोट्स टू अकाउंट में एक को नोट नंबर 1 बनाना पड़ेगा। दूसरा हेडिंग लिखेंगे आप रिजर्व एंड सरप्लस। कितने का रिजर्व एंड सरप्लस है, इसके लिए आपको नोट नंबर 2 बनाना पड़ेगा और ये लायबिलिटी का टोटल मैच कर जाएगा। ये यहां पर ऐसे आएगा। बस दो ही चीजें हमें इस चैप्टर में, मैं फिर से बता दूं, इश्यू ऑफ शेयर में हमें सिर्फ 2 चीजों पे काम करना है, इस पे पूरी लंबी चौड़ी कोई लायबिलिटी नहीं है। ए हेडिंग यहां डालेंगे, फिर यहां बी हेडिंग डालेंगे। बी हेडिंग में यहां पर 2 चीजें आएंगी, एक आएगा नॉन करंट एसेट्स, हालांकि हमें नॉन करंट एसेट्स का इस्तेमाल नहीं करना है, और दूसरी चीज हमारे पास यहां पर आएगी करंट एसेट्स। करंट एसेट्स के अंदर आपको एक पॉइंट लिखना पड़ेगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कोई बच्चा अगर मेरे से ये पूछे कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का अमाउंट कहां से आएगा, तो लिख लो कैश बुक। आज आपने कैश बुक बनाई थी बेटा? यस सर। कैश बुक में जो बैलेंस कैरिड डाउन आपने लिखा था, ये अमाउंट वो वाला आएगा। इसलिए कैश बुक की बात आज हुई भी कि भैया वो कैश बुक में जो बैलेंस है वो अमाउंट यहां आता है, और अब इसका टोटल मैच कर जाएगा, जो अमाउंट यहां आएगा वही अमाउंट यहां आएगा। लेकिन ये अमाउंट तो एसेट साइड का आ गया, सॉरी मैं यहां पे लिखना भूल गया, एसेट्स हेडिंग डलेगा बी में। ये एसेट्स है, एसेट्स के अंदर 2 हेडिंग आते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स। नॉन करंट की जरूरत नहीं, करंट एसेट्स में आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, यहां पे बैलेंस में आएगा ये अमाउंट, और उसके बाद यहां। लेकिन शेयर कैपिटल के अंदर क्या आएगा, उसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट, अलग से जाके मुझे बताना पड़ेगा नोट्स टू अकाउंट। और नोट्स टू अकाउंट में अब डिटेल डिस्कशन होगा। यहां नोट नंबर 1 में हम बताएंगे कि हमने शेयर कैपिटल कैसे फाइंड आउट किया। शेयर कैपिटल
इस पर डिटेल डिस्कशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अब बैलेंस शीट पे बात होगी मंडे की क्लास के अंदर, पर मेरे ख्याल से अब पूरी क्लास रेडी है। अब बैलेंस शीट में क्या करना है, कैसे करना है, उसके न्यूमेरिकल में किन बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है, पर फॉर्मेट ऐसे बनता है। एग्जाम में आपका फॉर्मेट ऐसे जाएगा, उसमें भरेंगे नोट्स, यहां बनाने हैं। नोट्स बनाने के लिए किन किन बातों की हमें जरूरत पड़ती है, क्या नॉलेज हमें होनी चाहिए, ये डिस्कस हम मंडे की क्लास में करेंगे। राइट बेटा? बोलो यस सर। यस सर। यस सर। अच्छा एक बात बताओ, पूरी क्लास से पूछ रहा हूं, कोई बच्चा ये चाहता है कि टेस्ट टूस्ट लेना, या मैं अभी पहले बुक 2 पूरी खत्म करा दूं? सर बुक टेस्ट ले लो। खत्म करा दो, सब पहले एक बुक साथ ले 2 लेना। खत्म करा दो। चलो तो पहले रेशियो शेयर्स पूरा करवा के टेस्ट ले लो पहले। पहले बुक खत्म करा देता हूं, फिर उन बच्चों की लिस्ट अलग से बनाऊंगा जो बुक 2 शुरू से करना चाहते हैं, ठीक है ना? नहीं सर, पहले इसका टेस्ट ले लो। तो पहले टेस्ट ले लो। फिर भी एक बात बोल देता हूं, अगर कोई बच्चा कह रहा हो, अभी भी है इस ग्रुप में बहुत से ऐसे धुरंधर बैठे होंगे, कुछ तो आज आए ही नहीं है, पर जो आए हैं वो एक दूसरे को मैसेज दे देना कि कोई बच्चा अगर प्रोराटा करना चाहता हो शुरू से, जीरो से, तो कल फेस टू फेस क्लास में 3 से 5 क्लास है, वो 3 से 5 क्लास में आ सकता है, जीरो से करना चाहता हूं। पर ध्यान रखना, मुझे पहले फोन कर लेना आने से पहले, कि मैं देख लूं कि ऐसा ना हो कि मैं प्रोराटा में उस बच्चे को बुला के बैठ जाऊं जो बिल्कुल ही पैदल ना हो कोई। पर यह है कि क्योंकि टाइम कम है, मुझे मालूम है नालायक तो एंड टाइम पे बोलते हैं, जिनका पेपर आता जाएगा वो बोलते जाएंगे, खासतौर पे वो जिनका एक दिन पहले पेपर होगा, अगले दिन बोलेंगे मुझे सर कुछ नहीं आता। ऐसे में हम भी कुछ नहीं कर सकते, आप भी कुछ नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखिए, अकाउंट है, इसमें कोई बच्चा जोश में नहीं पढ़ सकता, कूल रहना पड़ता है। थ्योरी है, आप रट सकते हो, समझ में आ गई तो वेल एंड गुड, नहीं तो रट लोगे। 50% बातें आप रट के लिख सकते हो, 50% अपनी तरफ से बना के लिखने का भी ऑप्शन आपके पास होता है। यहां कोई ऑप्शन नहीं चलता, जो एक्यूरेट चाहिए मतलब चाहिए। तो मुझे डर लग रहा है, आपको मैं सही बताऊं, मुझे ऐसा लगता है इस क्लास को पढ़ाते हुए कि पता नहीं मैं यहां बैठा बैठा पढ़ा रहा हूं, बच्चों को एग्जैक्ट क्लियरिटी आ भी रही है या नहीं आ रही है, पर आना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन पता नहीं, कुछ नहीं कह सकता मैं फिलहाल। पर ठीक है, क्योंकि अब प्री बोर्ड सेशन टाइम भी चल रहा है, तो मैं अगर एग्जाम टेस्ट रख लूंगा तो टाइम वेस्ट होता है। कायदा भी ये कहता है कि बुक 2 पहले कंप्लीट होनी चाहिए, लेकिन एक मेरी कमिटमेंट होगी, बुक 3 में उन्हीं बच्चों को कराऊंगा। मैं ताबड़तोड़ 4 5 3 टेस्ट लूंगा आप लोगों के, उस टेस्ट में जो बच्चे अबव 80% होंगे उन्हीं को मैं बुक 3 कराऊंगा, जिनका बिलो 80% होगा उन्हें मैं फिर वही रिपीट कराता रहूंगा। बुक 3 ले आके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना हमें लोगों। क्या ये सही तरीका है या आप इसमें कोई चेंज चाहते हैं? तो सही, ठीक है। ओके सही है सर। सर, ओके है। सही ओके है सर। सर, ओके ठीक है है। सर। तो ठीक है, पहले बुक 2 खत्म करते हैं, फिर हम टेस्ट रखेंगे, उसके बाद देखेंगे बुक 3 का क्या करना है। बुक 3 हर बच्चे को नहीं कराऊंगा, क्योंकि मैं वहां टाइम वेस्ट नहीं कर सकता अपना। इजी है, मुझे बुक 2 और बुक 3 में 100% नंबर आपको दिलाने ही है, क्योंकि जो बच्चे नालायक से नालायक भी है उनको बुक 2 और 3 ही बचाएगी, पासिंग मार्क्स तो यही दिलाएगी। जिन्हें मार्क्स सिक्योर करने हैं, अच्छे नंबर लाने हैं, उन्हें फिर बुक 1 पे भागना पड़ेगा, क्योंकि नंबर तो फिर वही मिलेंगे आपको। ये पर है, ये फ्री के नंबर है, इनमें कुछ ज्यादा दिमाग लगाने वाला काम है नहीं इसके अंदर। सो एनीवे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं ऑन मंडे विद द बैलेंस शीट ऑफ कंप्लीट। थैंक यू सो मच, टेक केयर बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय।